क्या आपको कभी किसी ने कहा है, तुम्हारे काम में कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, तुम बस पुराने राइटर्स को कॉपी करते हो? या आप लोगों को लगता है कि पुरानी चीज़ों को फॉलो करने से आप अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी पहचान को खो देंगे? वेल, टीएस एलियट का कहना है कि ट्रेडिशन और ओरिजिनलिटी दोनों दुश्मन नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए बराबर ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश क्रिटिसिज्म के सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे को कवर करने जा रहे हैं, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट बाय टीएस एलियट। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम इस मुश्किल ऐसे को बहुत ही आसान लफ्ज़ों में ब्रेक डाउन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे उस सवाल से जो हर शख्स के जहन में आता है जो इस ऐसे को ओपन करके पढ़ने की कोशिश करता है। वो सवाल ये है, व्हाट इज़ दिस ऐसे एक्चुअली अबाउट? तो ये ऐसे तीन बड़े सवालों के जवाब देता है। नंबर वन, लिटरेचर में ट्रेडिशन क्या होती है? नंबर टू, क्या एक पोइट को अपनी पोइट्री में अपनी पर्सनल फीलिंग्स लिखनी चाहिए या नहीं? नंबर थ्री, वो कौन सी चीज़ है जो ऑर्डिनरी पोइट को एक महान ग्रेट पोइट बनाती है? एलियट ने इस ऐसे में उन सारे पुराने रूल्स को चैलेंज किया है जो रोमांटिक पोइट्स ने बनाए थे, और उन्होंने पोइट्री को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया दिया है। आप इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? नंबर वन, ट्रेडिशन का असली मतलब क्या है? नंबर टू, हिस्टोरिकल सेंस किसे कहते हैं? नंबर थ्री, इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री क्या है? नंबर फोर, सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिवर्सिटी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक, प्लैटिनम फिलामेंट एनालॉजी, एलियट और वर्ड्सवर्थ का आपस में क्या मुकाबला था? और वीडियो के एंड में हम सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, कवर करेंगे, ताकि टीएस एलियट का ये ऐसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए। चलिए अब थोड़ा राइटर का इंट्रो जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। टीएस एलियट का फुल नेम था थॉमस स्टर्न्स एलियट। वो 26 सितंबर 1886 को यूएसए में पैदा हुए और बाद में इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, और उन्होंने 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा लिटरेरी क्रिटिक माना गया। उनके महान कामों में द वेस्टलैंड, 1922, प्रूफ रॉक एंड फोर क्वार्टर्स शामिल हैं। उन्हें 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला, और उनके बड़े रुतबे की वजह से उन्हें पॉप ऑफ रुसेल स्क्वायर भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं इस एस्से के बैकग्राउंड के बारे में। इस एस्से का बैकग्राउंड ये है कि टीएस एलियट ने इसे 1919 में लिखा था। ये पहले द इगोइस्ट नेम के जर्नल में पब्लिश हुआ, और बाद में उनकी फेमस बुक द सेक्रेड वुड 1920 का हिस्सा बना। इस एस्से की सबसे बड़ी हैसियत ये है कि इसमें एलियट ने इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री का कंसेप्ट दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखें कि इस ऐसे को उन्होंने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आते हैं पहले पार्ट पर, व्हाट इज ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू एलियट। आमतौर पर लोग समझते हैं कि ट्रेडिशन का मतलब है पुरानी थॉट्स या रस्म और रिवाज को आंखें बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करना, या जैसे बाप दादा लिखते आए हैं बस वैसे ही लिखा। एलियट कहता है नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बस पुराने राइटर्स की नकल कर रहे हैं तो आप कलाकार नहीं हैं। तो फिर एलियट क्या कहना चाहते हैं हमसे? तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिशन का मतलब, अगर कस्टम्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है तो इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू टीएस एलियट। नंबर वन, हिस्टोरिकल सेंस, फीलिंग द पास्ट इज प्रेजेंट। पास्ट इज प्रेजेंट का क्या मतलब है? पुराने राइटर्स जैसे होमर और वर्जिल मर नहीं गए, उनका काम आज भी जिंदा है और हमारे साथ चल रहा है। नंबर टू, अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ लिटरेचर एज वन साइमल्टेनियस ऑर्डर। पिछले 3000 साल का सारा लिटरेचर अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ एक ही जगह पर मौजूद है। नंबर थ्री, न्यू वर्क मस्ट बी सीन इन रिलेशन टू ऑल पास्ट वर्क्स। किसी भी नए राइटर के काम को हमेशा पुराने महान राइटर्स के काम के साथ ही कंपेयर करके हम जज कर सकते हैं। नंबर फोर, ट्रेडिशन इज़ नॉट इनहेरिटेड, इट मस्ट बी अर्न थ्रू हार्ड वर्क। ट्रेडिशन कोई विरासत नहीं है जो इंसान को मुफ्त में मिल जाएगी, इसके लिए इसको हासिल करने के लिए बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है।
हिस्टोरिकल सेंस को मैं आपके लिए और इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। हिस्टोरिकल सेंस का सिंपल मतलब ये है कि गुजरा हुआ कल पास्ट और आज का दिन प्रेजेंट दोनों अलग नहीं है, बल्कि एक ही साथ जिंदा है। एलियट कहता है कि पिछले 3000 साल का सारा महान लिटरेचर जैसे होमर और शेक्सपियर के काम एक साथ एक लिविंग सिस्टम की तरह मौजूद है। इसलिए किसी भी नए राइटर के काम को अकेले जज नहीं किया जा सकता, बल्कि हमेशा पुराने राइटर्स के काम के साथ रखकर ही देखा जाता है। आखिर में ये ट्रेडिशन किसी को मुफ्त में या विरासत में नहीं मिलती, बल्कि इसे हासिल करने के लिए एक पोइट को बहुत ज़्यादा पढ़ाई, रिसर्च और हार्डवर्क करनी पड़ती है। और यहाँ पर वही एलियट की फेमस स्टेटमेंट, ट्रेडिशन कैन नॉट बी इनहेरिटेड एंड इफ़ यू वांट इट यू मस्ट ऑब्टेन इट बाय ग्रेट लेबर। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये वही बात है कि ट्रेडिशन आपको विरासत में यूं ही नहीं मिल जाता, आपको इसके लिए लेबर यानी सख्त मेहनत करनी पड़ती है। एंड अगेन हिस्टोरिकल सेंस जिसे हम अभी पढ़कर आए हैं, आपको ये बार बार इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका पार्ट 1 में, और ये इस तरह नोट्स बना दिए गए हैं ताकि आप इजीली इनको नोट डाउन कर सकें और प्रिपेयर कर सकें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके और इम्पोर्टेंट पार्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एलियट का एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया हमारे सामने आता है कि नया काम पुराने ट्रेडिशन को कैसे बदलता है। वो कहते हैं कि लिटरेचर एक जिंदा जिस्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। जब मार्केट में कोई बिल्कुल नया और ओरिजिनल काम आता है तो वो पिछले सारे पुराने महान राइटर्स के काम का मतलब और उनका बैलेंस भी बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टी एस एलियट को पढ़ लेते हैं तो आप का कीट्स या शेक्सपियर को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाता है। पास्ट प्रेजेंट को बनाता है और प्रेजेंट पास्ट को मॉडिफाई करता है। स्टूडेंट्स, अब शुरू होता है पार्ट 2, जो इस ऐसे का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री। एलियट का मानना है कि पोइट्री का पोइट की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पोइट के अपने गम, उसकी खुशियाँ, उसके ब्रेकअप की कहानी, ये सब पोइट्री में डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए। तो वीवर्स, एलियट इसके बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from personality. अब हम इसको डिकोड करेंगे इजी वर्ड्स में। इन सिंपल वर्ड्स, शायरी यानी पोइट्री अपनी शख्सियत को दिखाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी शख्सियत के पीछे छुपा आर्ट को दिखाने का नेम है। और आर्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल होनी चाहिए। ये थ्योरी, ये एनालॉजी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एलियट अपनी बात समझाने के लिए साइंस की एक एग्जाम्पल देते हैं जिसे प्लैटिनम फिलामेंट एग्जाम्पल कहते हैं। साइंस में जब ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस को एक साथ मिलाया जाता है तो उनसे एक सल्फरस एसिड बनता है, लेकिन ये एसिड तब तक नहीं बन सकता जब तक वहाँ प्लैटिनम की एक वायर मौजूद ना हो। मज़े की बात यह है कि एसिड बनाने के बाद भी प्लैटिनम वायर को कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल अलग और अनचेंज्ड रहती है। अब एलियट क्या कहना चाहते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू? टी एस एलियट कहते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि गैसेस इंसानी इमोशंस हैं, एसिड फाइनल बनी हुई पोइम है, प्लेटिनम वायर पोइट का दिमाग है। यानी पोइट का दिमाग सिर्फ एक रास्ता मीडियम है जो इमोशंस को जोड़कर पोइट्री बनाता है, पर उस पोइट्री में पोइट का अपनी ज़ाती अक्स या वजूद शामिल नहीं होता। वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को अपनी पोइट्री में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि द मैन हु सफर्स, दुख उठाने वाला इंसान, और द माइंड विच क्रिएट्स, और वो दिमाग जो आर्ट बनाता है, दोनों को हमेशा अलग अलग होना चाहिए। ओके, अब अगर हम शुरू से आखिर तक देखें तो टी एस एलियट हमसे क्या कहना चाहते हैं। नंबर 1,
कि ट्रेडिशन का मतलब कस्टम्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना या जो उस इंसान ने किया हमें भी वही करना है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि लिटरेचर पास्ट और प्रेजेंट के टाइम से कनेक्टेड है। पास्ट प्रेजेंट बनाता है और प्रेजेंट किसके ऊपर बनता है, पास्ट पर। तो इस तरह से जो भी लिटरेचर अभी तक हमारे पास आया है, मेनली इंग्लिश लिटरेचर, हमें उसे पास्ट के लिटरेचर के साथ कनेक्ट करके ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इन सिंपल वर्ड्स, इन वन लाइन, ओल्ड इज़ गोल्ड। और वो ये भी कहते हैं कि जो राइटर है, वो पोइट है, वो अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स यानी अपने पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को अपनी पोइट्री या वर्क में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। इसी के चलते हुए एलियट दो चीज़ों में एक बारीक फ़र्क बनाते हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, इमोशन और फीलिंग। आइए समझते हैं। इमोशन, इमोशन वो है जो आपको डायरेक्ट रियल लाइफ के झटकों से मिलता है, जैसे किसी के बिछड़ने का गम। फीलिंग वो आम या स्पेसिफिक एहसास है जो आप पढ़ते वक्त या माहौल को देखकर महसूस करते हैं। एक महान पोइट का दिमाग इन दोनों को आपस में मिक्स करके एक नया आर्ट फॉर्म क्रिएट करता है, लेकिन वो खुद इस पूरे प्रोसेस में बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, और न्यूट्रल रहना भी चाहिए, क्योंकि हमें ये बात कौन बताते हैं, टीएस एलियट। बोथ इमोशन एंड फीलिंग कंबाइन इन पोएट्स माइंड टू क्रिएट पोएट्री, बट द पोएट हिमसेल्फ रिमेन मस्ट बी डिटैच्ड। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, हालांकि ये कॉन्सेप्ट एलियट ने अपने एक और ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में दिया है, पर ये इस थ्योरी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब है कि अगर आपने रीडर को कोई इमोशन महसूस करवाना है तो डायरेक्ट मत बताओ मैं बहुत गमगीन हूँ, बल्कि सीन में कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऑब्जेक्ट या ऐसे इवेंट्स क्रिएट करो जिसे देखकर रीडर के अंदर वो इमोशन खुद ब खुद पैदा हो जाए। स्टूडेंट्स, कोरिलेटिव ऑब्जेक्टिव को यहाँ बताने का मकसद क्या है? नंबर वन, इम्पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना। ये कॉन्सेप्ट ये साबित करता है कि पोइट्री को इम्पर्सनल होना चाहिए। पोइट को अपने जज्बात डायरेक्ट चीख चीख कर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर टू, आर्टिस्टिक मीडियम दिखाना। इसका मकसद ये समझाना है कि महान यानी ग्रेट पोइट अपनी पर्सनैलिटी एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस के थ्रू एक मीडियम क्रिएट करता है। नंबर थ्री, रीडर में इमोशन जागना। ये बताता है कि असली आर्ट वो है जहाँ पोइट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स की ऐसी चेन क्रिएट करे जिसे देखकर रीडर के अंदर वो इमोशन खुद ब खुद पैदा हो जाए। चलिए वन बाय वन हम हर पार्ट की समरी को डिस्कस करते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं इतने ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर वन की समरी। ट्रेडिशन मुफ्त में नहीं मिलती, इसे सख्त मेहनत से अर्न करना पड़ता है। पोइट के लिए हिस्टोरिकल सेंस, पास्ट और प्रेजेंट का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। नया महान कामों के आने से, यानी न्यू वर्क्स के इंट्रोड्यूस होने से पुराने कामों का ऑर्डर और मतलब बदल जाता है। पूरा लिटरेचर एक सिंगल ऑर्डर या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। ये पूरी समरी है पार्ट नंबर वन की। पार्ट टू समरी। पार्ट टू की मेन पॉइंट्स ये हैं। इसमें इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री का कंसेप्ट दिया जाता है। नंबर टू, पोइट का दिमाग एक कैटलिस्ट यानी प्लेटिनम वायर की तरह काम करता है जो खुद अनचेंज रहता है। नंबर थ्री, पोइट्री जज्बात का इजहार नहीं, बल्कि जज्बात से इस्केप है। नंबर फोर, एक अच्छा आर्टिस्ट दुख उठाने वाले इंसान और क्रिएट करने वाले दिमाग को हमेशा अलग अलग रखता है। पार्ट थ्री समरी। पार्ट थ्री में एलियट पूरे आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड करते हुए कहते हैं, एक ऑनेस्ट क्रिटिक का ध्यान हमेशा पोइट्री पर होना चाहिए, पोइट की पर्सनल लाइफ पर नहीं। हमें पोइट की वाइफ, उसके गरीब होने या उसकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसके आर्ट की क्वालिटी देखनी चाहिए। ग्रेट पोइट के पास एक्सप्रेस करने के लिए कोई पर्सनल पर्सनालिटी नहीं होती, वो सिर्फ एक मीडियम होता है जिसके थ्रू एक कैथारसिस वाली फीलिंग या इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, ताकि रीडर्स इमोशंस और फीलिंग्स को समझ सके उस सीन, उस मीडियम के थ्रू जो पोइट क्रिएट करना चाहता है। अब आते हैं उस बात पर कि टीएस एलियट खुद को रोमांटिक पोइट्स से अलग क्यों समझते थे, और सबसे बड़ा वर्सेस तो आता है वर्ड्सवर्थ के साथ इनका।
रोमांटिक पोइट समझते थे कि पोइट्री पर्सनल एक्सप्रेशन है, जबकि एलियट कहता है कि एक इम्पर्सनल आर्ट है। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री दिल के जज्बात का उबाल है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। लेकिन एलियट इससे बिल्कुल ऑपोजिट कहते हैं कि पोइट्री जज्बात से एस्केप का नेम है। रोमांटिक्स के लिए पोइट पोइम का हीरो था, जबकि एलियट के मुताबिक पोइट को पोइम के पीछे इनविजिबल होना चाहिए, ताकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जो वो लिख रहा है, वो जो राइट कर रहा है, उसका वर्क उसकी पर्सनल लाइफ से कितना रिलेट करता है। क्योंकि व्यूवर्स, अगर तो लोग समझ जाएंगे कि इसने अपनी लाइफ के ऊपर ही ये चीज़ लिखी है, तो मे बी उसे सवेयर किस्म के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े। इसलिए टीएस एलियट कहते हैं कि लिखो, पर्सनल फीलिंग्स को ऐड करो, लेकिन इनविजिबल तरीके से। किसी को समझ नहीं आनी चाहिए कि तुम अपने बारे में ही सब कुछ लिख रहे हो। ऐसा मीडियम, ऐसे सीन्स, ऐसे इवेंट्स, ऐसे चीज़ें इनकॉर्पोरेट करो अपने वर्क में, ताकि तुम पर्दे के पीछे रहकर भी सब कुछ कंट्रोल कर सको। एग्जाम्स के लिए ये चेकलिस्ट हमेशा याद रखें। ऐसे 1919 में लिखा गया और द इगोइस्ट में पब्लिश हुआ। ट्रेडिशन को लेबर से हासिल किया जा सकता है। हिस्टोरिकल सेंस का मतलब पास्ट और प्रेजेंट का साइमल्टेनियस होना है। पोइट का माइंड प्लैटिनम फिलामेंट की तरह कैटलिस्ट होता है। पोइट्री एक्सप्रेशन नहीं, एस्केप है अपनी पर्सनालिटी से। ये थ्योरी वर्ड्सवर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट है। एलियट को 1948 में नोबेल प्राइज दिया गया। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये वो एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं घुमा फिरा कर। तो अगर हम इस पूरे ऐसे को एक लाइन में याद रखना चाहें तो वो ये होगी: ग्रेट पोइट या ग्रेट पोइट्री किसी पोइट की पर्सनल लाइफ का इजहार नहीं है, बल्कि ये एक इम्पर्सनल आर्ट है जो तभी बनती है जब पोइट पुरानी पूरी लिटरेरी ट्रेडिशन को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके लिखता है। सो वीवर्स, ये था टीएस एलियट का मुश्किल तरीन ऐसे सबसे आसान लफ्ज़ों में। अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और कमेंट में बताएं कि कौन सा कंसेप्ट आपको सबसे मुश्किल लग रहा था, जब आपके लिए आसान हो गया है। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। इसको लाइक करना भी है आपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।